हेलो बच्चों, हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर समझते हैं समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं। ठीक है। समुच्चय को समझने से पहले हम एक टर्म समझते हैं संग्रह। संग्रह क्या होता है? संग्रह को इंग्लिश में कलेक्शन कहते हैं। संग्रह को इंग्लिश में कलेक्शन कहते हैं। कलेक्शन मतलब या संग्रह मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को संचित करना, मतलब इकट्ठा करना। इसका मतलब क्या है? संग्रह करना या संचय करना। ठीक। अब हम अगले टर्म को समझते हैं समुच्चय। समुच्चय को इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। समुच्चय क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित मतलब होता है वेल डिफाइंड। ये सुपरिभाषित क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है वेल डिफाइंड, जो सभी के लिए क्या हो? समान हो। मतलब यह व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलना चाहिए। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? A well-defined collection of object is called sets. A well-defined collection of object is called sets. ठीक है। अब हम अगला टर्म सुपरिभाषित को भी डिफाइन कर लेते हैं। सुपरिभाषित मतलब क्या होता है? सुपरिभाषित का मतलब होता है कोई भी संग्रह या कलेक्शन व्यक्तियों के अनुसार न बदले। अगर कोई भी संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदल रहा है तो वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। ठीक है। समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है? सुपरिभाषित होना जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। कुछ चीज़ है नोट्स में, इसको देख लेते हैं। नोट नंबर 1, यदि कोई संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। क्या मतलब है? यदि कोई संग्रह सुपरिभाषित नहीं है तो वह समुच्चय नहीं कहलाएगा। समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है? सुपरिभाषित होना जरूरी है। सुपरिभाषित का मतलब हमने पढ़ा है व्यक्तियों के अनुसार न बदले, सभी के लिए समान होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नोट देखते हैं। नोट नंबर 2, समुच्चय में अवयवों की पुनरावृत्ति को रिपीटेशन कहते हैं। रिपीट करना मतलब दोहराना। पुनरावृत्ति नहीं करते, मतलब कोई भी संग्रह है, जैसे कोई भी संख्या लिखिए 2 2 2 2 कई बार लिखा हुआ है, तो हम अगर समुच्चय में इसको लिखेंगे तो कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे। पुनरावृत्ति इसकी नहीं होती है, बार बार हम नहीं लिख सकते। ठीक है। थर्ड नोट को समझते हैं। थर्ड नोट क्या है? हर संग्रह समुच्चय नहीं है, लेकिन हर समुच्चय संग्रह है। इसका क्या मतलब है? जितने भी संग्रह हैं वो सब के सब समुच्चय नहीं है, लेकिन सभी समुच्चय संग्रह हैं। क्यों? क्योंकि संग्रह के लिए सुपरिभाषित होना जरूरी नहीं है, लेकिन समुच्चय होने के लिए क्या जरूरी है? सुपरिभाषित होना जरूरी है। ठीक है। अब हम कुछ उदाहरण को समझ लेते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट उदाहरण को समझ लेते हैं तो ये कंसेप्ट हमारा और क्लियर हो जाएगा। जैसे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या। 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकती है? 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है और 9 हो सकती है। ठीक है। क्या यह जो संख्या लिखी हुई यह संग्रह सुपरिभाषित है? हाँ, यह संग्रह सुपरिभाषित है, मतलब यह सभी के लिए समान है। मेरे लिए भी समान है, किसी और के लिए भी समान है। विश्व में किसी और इंसान से भी पूछेंगे तो वो यही 5 जवाब देगा, यही 5 संख्या बोलेगा। तो यह सुपरिभाषित संग्रह है क्योंकि यह संग्रह सबके लिए समान है। अगर यह सुपरिभाषित है तो क्या कहलाएगा? समुच्चय है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे उदाहरण में बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, जैसे 5 सबसे अच्छा अभिनेता। अभिनेता को क्या कहते हैं? एक्टर कहते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा है, यह टर्म सबसे अच्छा आ गया। कहीं भी अगर सबसे अच्छा, सबसे बुरा ऐसा वर्ड आ गया तो सबसे अच्छा यह शब्द सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है मेरे लिए अच्छा हो, किसी और के लिए बुरा हो। तो यह शब्द सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, क्योंकि यह संग्रह व्यक्तियों के अनुसार बदल सकते हैं। अगर ये व्यक्तियों के अनुसार बदल रहे हैं तो यह समुच्चय नहीं कहलाएंगे, समुच्चय नहीं है। ठीक। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तीसरा उदाहरण लेते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 होते हैं, 26 वर्णमाला होते हैं। ठीक। जिसमें से 21 व्यंजन और 5 स्वर हैं। स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्या यह संग्रह, ये जो स्वर के संग्रह हैं, यह सुपरिभाषित हैं? हाँ, यह संग्रह सुपरिभाषित हैं। क्यों? क्योंकि यह मेरे लिए भी यही है, किसी और व्यक्ति से भी पूछेंगे तो वो भी यही जवाब देगा। तो यह सुपरिभाषित संग्रह है। अगर सुपरिभाषित है तो क्या है? यह समुच्चय है। ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4,
संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंड, संख्या 12 के क्या है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य